आज हम पाकिस्तान के 26 करोड़ लोगों को 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से ईद उल अजहा की बधाई देते हैं। आज त्योहार के दिन पाकिस्तान में चर्चा है कि इस्लामाबाद सरकार का पैसा खत्म हो गया है और वजीर आजम ने मुल्क चलाने के लिए बर्तन तक बेच दिए हैं। ये कड़वी खबर है, पर यही पाकिस्तान का सच है। ये सुनकर आप भी हैरान होंगे कि इस्लामाबाद से कराची तक शहबाज सरकार अपने एसेट्स बेच कर पैसा जुटा रही है। अब एक्सपर्ट्स और बंदरगाहों का भी नंबर लग गया है। परेशान करने वाली बात यह है कि पाकिस्तानियों को यह दुख भरी खबर ईद के दिन मिली है। बकरीद पर पाकिस्तान ने अपने बर्तनों तक की सेल लगा दी। खजाना खाली है, दोस्तों से उधारी मिल नहीं रही, यानी अब बर्तन बेचकर ही गुजारा होगा। ईद पर पूरा पाकिस्तान खुशियां मना रहा है, पर वजीर आजम शहबाज शरीफ को आज से ज्यादा कल की चिंता है। ईद खत्म होने के बाद पाकिस्तान कैसे चलेगा, ये सोच कर पाकिस्तान की सरकार घबराई हुई है। ईद के बाद क्या पाकिस्तान के पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स पर दूसरे देशों का कब्जा होगा? पैसा जुटाने के लिए हाथ पैर मार रहे पाकिस्तान से आई ये पूरी खबर समझिए। शहबाज सरकार ने इस्लामाबाद, लाहौर और कराची 3 बड़े एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने का प्लान तैयार कर लिया है। इन्हें वर्ल्ड बैंक से जुड़े इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन को देने का फैसला किया गया है। इससे ठीक पहले शहबाज सरकार ने कराची बंदरगाह का कुछ हिस्सा $220 मिलियन में यूएई को लीज पर दिया है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर यही बहस जारी है कि एयरपोर्ट लीज पर देकर शहबाज सरकार का काम चल जाएगा, लेकिन आम आदमी का क्या होगा? एयरपोर्ट को लीज पर देने से पाकिस्तान को पैसे मिलेंगे। इस पैसे से कुछ दिनों तक काम चलेगा, उसके बाद हालात फिर से खराब हो जाएंगे, यानी तब पाकिस्तान को एक बार फिर कटोरा लेकर IMF के पास जाना होगा। IMF दुनिया के देशों को लोन देने वाली सबसे बड़ी एजेंसियों में एक है। आप इसे कॉर्पोरेट साहूकार भी कह सकते हैं, और पाकिस्तान ने इनसे लोन लेने के लिए न जाने कितने पापड़ बेले हैं। शहबाज शरीफ लगातार IMF चीफ को फोन घुमा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है शहबाज ने 6 दिन में 4 बार IMF के चीफ को फोन कॉल किया, पर लोन मिलने की खबर किसी कॉल में नहीं मिल रही। हर बार वजीर आजम को लगता है कि पैसे जल्द ही मिल जाएंगे, पर यह इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा। पाकिस्तान की सरकार और जनता ये दिन कभी नहीं भूलेंगे। इस वक्त एक रुपए के लिए पाकिस्तान के नेता और अफसर अपनी चप्पलें घिस रहे हैं, और ये देखकर भी किसी को तरस नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान चीन, पाकिस्तान समेत भारत के खिलाफ एजेंडा करने वाले देशों को अक्सर शूल की तरह चुभते हैं, लेकिन इस बार विदेश मंत्री एस जयशंकर ने त्रिशूल चलाया है, और इस त्रिशूल के निशाने पर है चीन, पाकिस्तान के अलावा खालिस्तानी एजेंडे को खाद पानी देने वाले देश। इसी के साथ भारत ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले या फिर साजिशकर्ताओं को संरक्षण देने वाले देश भारत की दोस्ती के बारे में सपने में भी ना सोचे। भारत के साथ सीमा पर तनाव बढ़ाकर रिश्तों को सामान्य रखने की हसरत रखने वाले चीन को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया है करारा जवाब। सीमा पार से आतंक की खेती और भारत के साथ व्यापार के ख्वाब देखने वाले पाकिस्तान को सुनाई है एस जयशंकर ने खरी खरी। वोट बैंक की पॉलिटिक्स की वजह से खालिस्तानी आतंकियों पर नरमी बरतने वाले कनाडा को भी समझा दिया गया है कि भारत से रिश्ते सामान्य रखने हैं तो भारत विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगानी ही होगी। भारत की विदेश नीति साफ है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं। ये बात एक बार फिर से भारत ने दुनिया को समझा दी है। सबसे कड़ा संदेश भारत के 2 नापाक पड़ोसियों को दिया गया है। आजकल चीन का इलाज करने में भारत सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है। सुपर पावर अमेरिका से लेकर चीन से पीड़ित फिलीपींस जैसे देशों से भी भारत रणनीतिक संबंध मजबूत कर रहा है। इसी के साथ चीन को एक बार फिर से कड़ा संदेश दे दिया गया है कि भारत चीन बॉर्डर पर जैसा माहौल होगा, चीन और भारत के संबंध भी वैसे ही रहेंगे। There has to be an adherence to agreements which were reached between us, and it is that departure from what was agreed between us, which is today at the heart of the difficult phase that we are passing through with China. And the bottom line there is, at the end of the day, the state of the border
will determine the state of the relationship, and the state of the border today is still abnormal. चीन के बाद नंबर आया पाकिस्तान का, जिसके सितारे आजकल गर्दिश में चल रहे हैं। पाकिस्तान में शोर है कि कंगाली से निपटना है तो सबसे पहले भारत से दोस्ती कर लो। भारत को भी पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने में एतराज नहीं, लेकिन शर्त है पाकिस्तान आतंक से तौबा करे। We cannot allow terrorism to be normalized. We cannot allow that to become the basis for getting us into discussions with Pakistan. Until there is departure from and I would say an abrogation of this policy of cross-border terrorism, clearly it is not possible to have the normal relationship. तो पाकिस्तान को भी भारत से रिश्ते सामान्य बनाने के लिए हाफिज सईद, मसूद अजहर और साजिद मीर जैसे आतंकियों पर नकेल कसनी होगी। एस जयशंकर ने उन देशों को भी कड़ा संदेश दिया जहां खालिस्तानी आतंकी भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। निशाने पर कनाडा था, जिसे संदेश दे दिया गया कि कनाडा की वोट बैंक की पॉलिटिक्स का असर भारत के साथ रिश्तों पर भी पड़ेगा। They seem to be driven by vote bank politics, and their responses have all been, to the best of my understanding, actually constrained by what they regard as vote bank compulsions on them. We made it very clear, and I've done so sometimes even in public, which is that if there are activities which are permitted from Canada, which impinge on our sovereignty, territorial integrity, on our security, then we will have to respond. कुल मिलाकर भारत की विदेश नीति आक्रामक है और दुनिया को संदेश साफ है कि आतंक और अतिक्रमण का साथ देने वाले भारत की दोस्ती भूल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत एक तरफ दुश्मनों पर प्रहार कर रहा है तो दूसरी तरफ दोस्तों के साथ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बना रहा है। भारत और फ्रांस की इस रणनीतिक साझेदारी के सबसे बड़े प्रमाण हैं भारतीय वायुसेना की शान रफाल फाइटर जेट्स, जिन्हें अब भारत की समुद्री सीमा की रक्षा की जिम्मेदारी भी मिल सकती है। भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत रफाल लड़ाकू विमान, जिसकी उड़ान से दुश्मन कांपते हैं। और अब भारतीय रफाल की गर्जना उस फ्रांस में सुनाई देगी जहां से यह फाइटर प्लेन भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए आए हैं। फ्रांस में 14 जुलाई को होने वाली नेशनल डे परेड में भारतीय वायुसेना के 3 रफाल फाइटर जेट्स भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान सबसे खास होगी विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। प्रधानमंत्री की यह यात्रा रक्षा मामलों को लेकर भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फ्रांस और भारत के बीच में रक्षा संबंध लगातार बढ़ रहे हैं और इस यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण सौदे होने की उम्मीद है। इन समझौतों में सबसे खास हो सकता है भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के लिए फाइटर जेट से जुड़ा समझौता, जिसके लिए इस वक्त रेस में फ्रांस के रफाल मरीन और अमेरिका के F-18 हॉर्नेट के बीच मुकाबला चल रहा है। दोनों ही फाइटर जेट्स की टेस्टिंग हो चुकी है और अब आखिरी फैसला लिया जाना है। नौसेना को INS विक्रांत के लिए अभी 26 फाइटर जेट्स खरीदने हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार रफाल जेट खरीदने की इच्छुक है और प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा में इस पर फैसला लिया जा सकता है। भारत और फ्रांस के बीच में रक्षा सौदा भरोसे पर टिका हुआ है। 2020 में जब भारत और चीन की सेनाएं लद्दाख में आमने सामने थीं, उस समय फ्रांस ने तय समय से पहले ही रफाल फाइटर जेट की सप्लाई शुरू कर दी थी। भारत ने फ्रांस से अब तक 36 रफाल लड़ाकू विमान खरीदे हैं, जिनकी डिलीवरी भी पूरी हो गई है और ये अंबाला और हाशिमारा एयरबेस में देश की सुरक्षा के लिए तैनात है। अब अगर फ्रांस के साथ स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए रफाल मरीन का सौदा हो जाता है तो आसमान से लेकर समुद्री सीमाओं तक भारत रफाल के सुरक्षा कवच से लैस होगा। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया। कश्मीर में पाकिस्तान का सरदर्द और बढ़ने वाला है। असल में बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठाने वाली UN की एक रिपोर्ट से भारत का नाम हट गया है। इसका मतलब है कि घाटी में बच्चे पहले की तुलना में सुरक्षित हैं, लेकिन पाकिस्तान का नाम अब भी इस लिस्ट में शामिल है।
कश्मीर में पाकिस्तानी साजिश एक बार फिर फेल हो गई है। घाटी में मानवाधिकारों के उल्लंघन का एजेंडा एक्सपोज हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव को लेकर एक सालाना रिपोर्ट जारी की है और करीब 12 साल बाद यूएन की इस बदनाम लिस्ट में भारत का नाम नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की लिस्ट से भारत का नाम हटने की वजह है बच्चों की बेहतर सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम, जिसकी तारीफ खुद यूएन ने की है। सबसे पहले ये समझिए कि बच्चों पर इस रिपोर्ट का मतलब क्या है और इससे जम्मू कश्मीर समेत पूरे देश में बच्चों की सुरक्षा में क्या बदलाव आया है। चिल्ड्रेन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की लिस्ट से भारत का नाम हटाया गया है। इसकी वजह है भारत में यूएन के सुझावों को लागू किया जाना। देश में बच्चों के सिक्योरिटी के लिए सुरक्षा बलों को ट्रेनिंग दी गई। सुरक्षा बलों ने बच्चों पर बल प्रयोग नहीं किया। पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगी। बच्चों को हिरासत में नहीं लिया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार रोकने के लिए भी कदम उठाए गए। कहा जा रहा है अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कई कानून जम्मू कश्मीर में भी अमल में आने लगे, जिसका फायदा हुआ। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी संगठनों ने बच्चों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था, पर सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से आतंकी खत्म हुए और बच्चों को टेरर का टारगेट बनने से रोक दिया गया। यूएन की इस रिपोर्ट से पाकिस्तान का मानवाधिकार उल्लंघन वाला नैरेटिव ध्वस्त हो गया है और कश्मीर में पाकिस्तान की ये लेटेस्ट हार है। कश्मीर को लेकर के कबायली हमले की शुरुआत 1947 में होती है और अब तक उसको विवादित क्षेत्र, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन का क्षेत्र करके पाकिस्तान लगातार विरोध करता रहा है, अफवाहें फैलाता रहा है। यूएन में कई बार पराजित हुआ है, ह्यूमन राइट कमीशन में पराजित हुआ है और अब ये इस हमारी सफलता को भी पाकिस्तान ठीक से पचा नहीं पा रहा है। यूएन की रिपोर्ट से उन लोगों को भी जवाब मिला है जो कश्मीर में दोबारा 370 लागू करने की वकालत करते हैं, क्योंकि घाटी में यह बदलाव आर्टिकल 370 हटने के बाद आए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मुताबिक पहले जम्मू कश्मीर में बाल सुधार गृह ठीक से काम नहीं करते थे। बच्चों के लिए वेलफेयर कमेटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी थी। अब जम्मू कश्मीर में नए बदलाव इसलिए हुए हैं क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद जो कानून पूरे देश में लागू है, घाटी में भी वही कानून चलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुंबई में 2 दिनों से खूब बारिश हो रही है, लेकिन मुंबई में बारिश नहीं बल्कि बकरे सुर्खियों में है। 2 दिन के अंदर मुंबई की 2 सोसाइटीज में बकरे की लड़ाई हुई। बकरीद के मौके पर मुंबई की एक सोसाइटी में कुर्बानी के लिए 1, 2 या 10 नहीं बल्कि 50 से 60 बकरे लाकर बेसमेंट में रखे गए थे। जब ये बात सोसाइटी के दूसरे लोगों को पता चली तो हंगामा हुआ और मामला कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट की इजाजत से आखिरकार सोसाइटी से बकरों को हटाया गया। इन बकरों को गिनते जाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और न जाने कितने बकरे दिखाई दे रहे हैं। आप जितने बकरे स्क्रीन पर देख रहे हैं उससे 5 गुना बकरे यहाँ और हैं जो वीडियो में नहीं दिख रहे हैं। यहाँ बकरीद पर बकरों की मंडी नहीं सजी है, बल्कि इतने बकरे मुंबई की एक हाउसिंग सोसाइटी के बेसमेंट में छिपा कर रखे गए थे ताकि बकरीद पर इनकी कुर्बानी दी जा सके। मामला मुंबई सेंट्रल के नथानी हाइट हाउसिंग सोसाइटी का है, जहां इन्हीं बकरों के कारण विवाद हो गया। इस बिल्डिंग में 202 परिवार रहते हैं, जिसमें से 145 परिवार मुस्लिम हैं और इन लोगों ने बकरीद पर कुर्बानी के लिए 50-60 बकरे सोसाइटी की पार्किंग में बांध रखे थे। मुस्लिम परिवारों का दावा है कि उन्होंने सोसाइटी के 140 परिवारों से बकरों को रखने के लिए सहमति ली थी, जबकि जैन समाज और गैर मुस्लिमों का दावा है कि उनसे कोई मंजूरी नहीं ली गई थी। जैसे लोगों को मालूम पड़ा तो इकट्ठा हुए, लोगों ने बोला कि भाई आप ये बिल्डिंग में नहीं कर सकते क्योंकि हिंदू लोग रहते हैं, वेजिटेरियन रहते हैं, ये इसके खिलाफ है। ये पहली बार हुआ है, करीब 58 से 60 बकरेज लाके वो लोग ने मन मर्जी करके बोल रहे हैं कि नहीं हमको यहीं स्लॉटर करना है। अब हमारा पॉइंट यही था कि अगर आप परमिशन है तो परमिशन दिखाओ। यदि उन्होंने परमिशन ली थी तो प्रशासन ने उनको एग्जिट क्यों करवाया, खाली क्यों कराया? सारे लोगों की कोई सहमति नहीं थी। सारे लोगों को कहा गया कि हम इस बात को सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, तो सेलिब्रेशन शब्द के लिए किसी के विरोध नहीं था। सोसाइटी में बकरों को लेकर झगड़ा इतना बढ़ गया कि पहले मामला पुलिस के पास पहुंचा और उसके बाद विवाद बॉम्बे हाईकोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया।
जिसके बाद हाईकोर्ट ने बुधवार शाम ही सुनवाई की और सोसाइटी में बकरों को बिना परमिशन रखने को गलत बताया। इसी केस की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक और बड़ा फैसला दिया। हाईकोर्ट ने कहा हाउसिंग सोसाइटी में बिना इजाजत जानवरों की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही हाईकोर्ट ने पुलिस और बीएमसी को निर्देश दिया कि सोसाइटी में अवैध कुर्बानी रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाए। कोर्ट के आदेश के बाद नथानी हाइट सोसाइटी के सारे बकरे बाहर निकाले गए। मुंबई पुलिस बकरों को घास का लालच देकर सोसाइटी से बाहर लेकर आई। सोसाइटी में बांधे गए सभी बकरों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। दरअसल इस पूरी विवाद में सबसे बड़ा पेच ये है कि इस सोसाइटी में अधिकतर जो लोग रहते हैं, जो रहवासी हैं, वो मुस्लिम समाज से हैं, जबकि कुछ हिंदू समाज के जो लोग यहाँ पर हैं उनकी ये शिकायत है कि इस पूरी प्रक्रिया में उनके द्वारा किसी भी प्रकार का परमिशन नहीं लिया गया था। अब इस परमिशन का पेज यहाँ पर ये निकल कर सामने आता है कि अभी तक इस बिल्डिंग की सोसाइटी फॉर्मेशन नहीं हुई है। अब सोसाइटी के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है ताकि वहां रहने वालों के बीच किसी तरह का झगड़ा ना हो। एक दिन पहले ही मीरा रोड की जेपी इंफ्रा सोसाइटी में भी बकरे को लेकर विवाद हुआ था। सोसाइटी की 7वीं मंजिल पर रहने वाले मोहसिन खान बकरीद मनाने के लिए बकरे को अपने फ्लैट पे लेकर पहुंच गए थे। कुर्बानी के लिए लाए गए बकरों को जब सोसाइटी के लोगों ने देखा तो हंगामा हो गया। पुलिस ने मामले में बीच बचाव किया और फिर बकरों को बाहर निकाला गया। सोसाइटी में बिना इजाजत बकरा लाने को लेकर मोहसिन खान पर एफआईआर दर्ज की गई। आरोपी मोहसिन खान शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट का नेता था। पार्टी ने उसे शाखा प्रमुख पद से हटा दिया और जल्द ही उसे पार्टी से भी निकाला जा सकता है। मुंबई की 2 सोसाइटियों में बकरों का विवाद भले ही कोर्ट और पुलिस की मदद से सुलझ गया हो, लेकिन किसी भी त्योहार का मजा तभी है जब उस त्योहार से किसी को तकलीफ ना हो। नीलेश शुक्ला, जी मीडिया, मुंबई। क्या समान नागरिक संहिता के जरिए राजनीति साधी जा रही है? कोई कह रहा है कि यूसीसी आया तो तूफान आ जाएगा, तो कोई कह रहा है कि मुल्क मुश्किल में फंसा है। कानून अभी दूर की बात है, लेकिन सियासी सुविधा के हिसाब से बयानबाजी तेज हो गई है। दो 2024 का लोकसभा चुनाव अभी 9 महीने दूर है, लेकिन एजेंडा अभी से क्लियर है। ये एजेंडा है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने यूसीसी पर अपने मन की बात की है, विपक्षी खेमे में हड़कंप है। हालात ये हैं कि हर रोज कोई न कोई नेता यूसीसी के नाम पर डर का माहौल बनाने में लग गया है। मुसलमानों का अपना शरीयत लॉ है, उसकी तरफ भी इनको नजर रखनी चाहिए। ये जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और मौजूदा दौर में सांसद हैं। इन पर देश के लिए कानून बनाने की जिम्मेदारी भी है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला शरिया कानून की वकालत कर रहे हैं। इशारों में फारूक अब्दुल्ला तूफान आने की धमकी दे रहे हैं। इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान न आए। वैसे फारूक साहब की ये तूफान वाली धमकी अनुच्छेद 370 हटने के बाद भी आई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में तूफान तो नहीं आया, लेकिन इनकी सियासत जरूर उखड़ गई। यूसीसी के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना धर्म संकट में है, क्योंकि यही पार्टी कभी समान नागरिक संहिता की खुलकर वकालत करती थी। चूंकि अब पार्टी कांग्रेस के साथ है, तो मजबूरी में ही सही इसका विरोध भी करना है। तो ऐसे में उसे यूसीसी में हिंदू मुस्लिम नजर आने लगा है। चुनाव आए हैं, लोकसभा, कुछ राज्यों में विधानसभा, कोई नया मुद्दा नहीं है। यूसीसी के बारे में सभी के साथ मिलजुल कर बैठकर बात होनी चाहिए। क्या सिर्फ यूसीसी मुसलमानों के या हिंदुओं के लिए नहीं हो सकता ना? इस देश में ऐसे बहुत से कानून हैं जो समानता नहीं दिखाते। समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क। सांसद बर्क पर संविधान और कानून के अक्षरशः पालन करने और करवाने की जिम्मेदारी है, लेकिन जब बात यूसीसी पर आई तो बर्क साहब को देश नहीं मजहब याद आने लगा। कि ये मसला मजहब का है, इस्लाम के यहाँ मजहब के उलमा मुफ्ती सब मौजूद हैं। जो फैसला यहाँ के उलमा मुफ्तियान करेंगे उसको हम मानेंगे। हम
गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो तय कर रही है उसके खिलाफ है। यूसीसी पर सियासी संग्राम के बीच 13 जुलाई की तारीख बेहद अहम साबित हो सकती है। देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधि आयोग की रिपोर्ट आने तक लोगों को इंतजार करने को कहा है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको पब्लिक डोमेन में डाला। 13 जुलाई लास्ट डेट है, तब तक तो इंतजार करो, बाकी बातें बाद में करेंगे। यूसीसी का ड्राफ्ट अभी बना नहीं, सिर्फ चर्चाओं और बातचीत का दौर है। इस बीच मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी यूसीसी को लेकर कहानियां गढ़ने की शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री की इस राय के बाद जिसको उन्होंने आम मजमे के अंदर कहा और उसकी तारीख के अंदर दुनिया के मुल्कों के अपने नजीर को पेश कर दिया, ये समझना कि लॉ कमीशन हिंदुस्तान का इस वक्त में जब हुकूमत उसके खिलाफ चाहती है और बरसरे आम मैदान के अंदर आकर के लाखों 50 करोड़ों आदमियों के सामने ये बात करें, बड़ी बात है। उसका नतीजा ये है कि हम ये चाहते हैं कि हम मुसलमानों को उनको मजहबी हक को छीन दें। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ कह दिया है कि देश का संविधान बनाने वालों ने वर्षों पहले जिस चीज की मांग की थी, अब मोदी सरकार उसी चीज को लागू करने की तैयारी कर रही है। हम जो करने जा रहे हैं, जो बात संविधान के निर्माताओं ने नीति निर्देशक सिद्धांत में संविधान में लिखी है, उसी को लागू करने जा रहे हैं। हम उन्हीं के वचन को पूरा करने जा रहे हैं बहनों भाइयों, जो संविधान में दिया है। समान नागरिक संहिता को लेकर विश्व हिंदू परिषद भी लगातार मुखर है। वीएचपी ने ऐसे विपक्षी दलों को करारा जवाब दिया है जो यूसीसी पर भड़काने वाली राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। कानून बनना चाहिए, देश के हित में है और इससे विविधताएं नष्ट नहीं होती। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पीएम मोदी के बयान के बाद सियासी आंच की तपिश बढ़ती जा रही है। यूसीसी पर अभी सियासी संग्राम का ट्रेलर है। अगर अगले कुछ महीनों में यूसीसी का ड्राफ्ट जारी हुआ तो इस पर राजनीतिक महाभारत तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सियासत में शब्दों की बारिश हो रही है तो मॉनसून में मुसीबत की बारिश। अभी जून महीना ही चल रहा है, लेकिन बारिश के कारण कई इलाकों में अगस्त वाले हाल दिख रहे हैं। उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत में काले बादल अभी से डरा रहे हैं। बारिश कहीं रिकॉर्ड तोड़ रही है तो कहीं पहाड़। इधर मॉनसून आया, उधर पहाड़ों पर पत्थरों का तांडव शुरू हो गया। पहली बारिश में ही पहाड़ों के दरकने का सिलसिला शुरू हो गया है। तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली की हैं, जहां बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का ये हाल हो गया। लैंडस्लाइड के कारण हाईवे ब्लॉक हो गया। गनीमत ये रही कि कुदरती हमले में कोई घायल नहीं हुआ। पहाड़ पानी पानी है तो मैदान में भी जून में बादल बरस रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह सुबह जोरदार बारिश हुई। दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों पर पानी ने डेरा जमा लिया। कुछ घंटों की बारिश ने दिल्ली की रफ्तार पर कुछ देर के लिए ब्रेक लगा दिया। दिल्ली से सटे नोएडा और गुरुग्राम में भी बारिश से कहीं कहीं जलभराव हो गया। गनीमत यह रही कि बारिश इतनी सुबह हुई थी कि सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम नहीं लगा। राजधानी दिल्ली में बारिश के 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। इस बार जून महीने में पिछले 10 साल की तुलना में सबसे ज्यादा दिन बारिश हुई। अभी भी महीना खत्म होने में एक दिन बचा है और दिल्ली वालों के लिए मौसम खुशनुमा बना रहेगा। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, यानी कि अभी ये बारिश और लंबे समय तक चलने की संभावना है। राजधानी दिल्ली में बारिश के पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। इस बार जून के महीने में पिछले 10 साल की तुलना में सबसे ज्यादा बारिश के दिन दर्ज किए गए हैं। मौसम विभाग की अगर माने तो आने वाले 4 जुलाई तक लगातार इसी तरीके से बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने इसको लेकर के अलर्ट भी जारी किया है। अभी मानसून की शुरुआत हुई है, लेकिन ये शुरुआती मानसून ही मुंबई वालों के लिए मुसीबत लेकर आया है। मुंबई के भायखला इलाके में भारी बारिश के कारण पेड़ गिरने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल है। तेज बारिश के दौरान एक बरगद का पेड़ गिर गया था, जिसकी चपेट में 6 युवक आ गए थे। जब फायर ब्रिगेड को इस बात की जानकारी मिली, तब फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन फायर ब्रिगेड ने चलाया, जिसमें 4 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। 2 शख्स जो थे गंभीर रूप से इसमें घायल हुए थे। मध्य प्रदेश पर काले बादल कुछ ज्यादा ही मेहरबान है।
सिवनी जिले में ऐसी बारिश हुई कि सड़कें दरिया बन गईं और गाड़ियां पानी में डूब गईं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। सड़क और रेल मार्ग दोनों पर बारिश का असर हुआ है। जिले के करीब 1 दर्जन गाँव में अभी से बाढ़ आ गई है, जहाँ से लोगों को NDRF ने रेस्क्यू किया। आषाढ़ महीने में बादल गरज और बरस रहे हैं। गुजरात के कई इलाकों में भी बारिश मुसीबत बनकर आई है। सूरत के अलग अलग इलाकों में भी बारिश से पानी भर गया। गुजरात के वडोदरा में भी मूसलाधार मुसीबत ने लोगों को कई घंटों तक परेशान किया। सड़कों और गलियों में पानी जमा हो गया। हालांकि यही बारिश का पानी बच्चों के लिए खेल का मैदान बन गया। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात और महाराष्ट्र पर अगले 48 घंटे भारी हैं। दोनों ही राज्यों में 2 दिनों तक भारी बारिश की आशंका जाहिर की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है, रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है और अलग अलग राज्यों में इस वक्त क्या स्थिति है वो हमने आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताई। और चलिए अब आपको अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के उद्घाटन से जुड़ी एक एक्सक्लूसिव खबर हम दिखाते हैं, जिसके आयोजन को लाइव दिखाने की तैयारी की गई है। प्रधानमंत्री मोदी भव्य राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। देश के 1000 मंदिरों में इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण करने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 10,000 से ज्यादा स्टेडियम और ऑडिटोरियम में भी कार्यक्रम के लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई है। बड़े मैदानों में भी कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा। हिंदू संगठन 30 सितंबर से 15 अक्टूबर तक शौर्य यात्रा भी निकालेंगे। देश भर में साधु संतों की पदयात्रा भी होगी। इसके अलावा पवित्र नदियों और कुंडों से जल लाकर राम मंदिर का जलाभिषेक भी किया जाएगा। और इसी के साथ देश हित में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। जी न्यूज पर खबरें लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। जी न्यूज।